पीवीसी के वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट, और ये हमारे पढ़ाई के सीक्वेंस में प्रेपोजिशन के सीक्वेंस का 4th क्लास है। और एट पढ़ेंगे हम लोग। एट बहुत ही व्यापक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ शायद ही इतना डिटेल्स में और इतने उपयोगी वीडियो एट पे आपको यूट्यूब पे मिले, तो इसलिए आप इसको अंत तक देखिए। एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एट का प्रयोग हम लोग करते हैं इन के सेंस में, नियर के सेंस में, और इन द जनरल विसिनिटी। जब हम विसिनिटी की बात करते हैं तो विसिनिटी का मतलब होता क्या है कि आस पड़ोस का एरिया, आसपास के एरिया के लिए हम लोग विसिनिटी का यूज करते हैं। तो लेट्स, विसिनिटी मतलब आस पड़ोस का क्षेत्र ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कहीं किसी बड़े से जगह का कोई खास जगह है उसके लिए यूज करते हैं इसका एट का। स्थान का बोध कराने के लिए तीन प्रपोजिशन है, तीन प्रपोजिशंस है एट, इन, ऑन। इसको समझने के लिए हम एक ड्राइंग करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक कवर्ड एरिया है, ये टेबल हो गया या घर हो गया या कोई एरिया है, ठीक है। तो इसके पास में है, ठीक है, यहाँ पर है तो एट है, यहाँ पर भी है तब भी हम कहेंगे एट है, यहाँ पर भी है तब भी कहेंगे एट है, यहाँ पर भी है तब भी, मतलब इसके आसपास है तो हम इसको क्या कहेंगे एट। देखिए मीनिंग आया, नियर, इन जनरल विसिनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह के पास, एट हो गया। अब इन फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस, अब इसके अंदर है तो क्या हो गया इन, ठीक है। और ऐसी कोई चीज जो उसके सतह पे हो, अब यहां से यहां तक मान लो ये रूफ है घर का, ठीक है, सतह है, टेबल है या कोई भी चीज है उसके सतह है और इस पर है, तो ये क्या हो गया ऑन। तो ये है सरफेस ऑन, किसी एक बाउंड्री के अंदर है तो इन, और आस तो पास में है तो एट। तो इस तरह से आपको मोटे तौर पे जगह के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, इसके लिए हमें जरूरी है और ज्यादा डिटेल्स में समझने के लिए कि इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखे, क्योंकि आपको चीजें अधिक से अधिक एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। अब देखो, एट द कॉर्नर, किनारे के पास, एट द कॉर्नर मीन्स किनारे पर, किनारे के पास। और इसमें बहुत सारे ऐसे होगा जिसका बहुत सारा लॉजिक आपको नहीं मिलेगा लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन द गार्डन, गार्डन में, अगर गार्डन एक विसिनिटी होती है उसके अंदर हो गया। ऑन द वॉल, वॉल क्या है सतह है, सतह के ऊपर हो गया, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास, देखो एट का मतलब क्या मतलब होता है पास, तो बस स्टॉप के पास। इन लंदन करेगा मतलब कि लंदन एक पूरा एरिया है, उस लंदन के अंदर। ऑन द सीलिंग, सीलिंग क्या बोलते हैं छत को, तो छत पर, तो ऑन द सीलिंग। आप समझ लीजिए घर का जो अंदर से जो हिस्सा होता है छत का वो सीलिंग कहलाता है, और ऊपर से जो हिस्सा होता है वो रूफ कहलाता है। तो ऑन द सीलिंग, इसीलिए देखते हैं जो फैन टांगते हैं हम उसको सीलिंग फैन कहते हैं, क्योंकि हम सीलिंग में लगाए रहते हैं। एट द डोर, दरवाजे पर, दरवाजे पर का मतलब क्या हुआ दरवाजे के पास। इन फ्रांस, फ्रांस एक कंट्री है उसकी अपनी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर। ऑन द डोर, ऑन द डोर का मतलब क्या हुआ, अब देखो अब दरवाजा ऐसे है, ठीक है। ऑन द डोर, ऑन द डोर क्या है बेल लगा हुआ है। ऑन द डोर क्या है एक पिक्चर चिपकाया हुआ है। ऑन द डोर क्या है एक होल है अंदर देखने के लिए। ऑन द डोर कोई भी सामान हो सकता है जो उसके ऊपर है, उसके सरफेस के ऊपर है, तो इसलिए हो गया। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्सा पर, तो एट द टॉप ऑफ द पेज का मतलब क्या हो गया कि सबसे ऊपर वाले हिस्सा वो कहीं ना कहीं उसका लोकेशन बताने के लिए यूज कर रहा है। आप समझ लीजिए, आप ये एट का जितना भी चीज देख रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं, लोकेशन बता रहा है। तो पेज में कहां है, तो ये बता रहा है लोकेशन, एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। तो लोकेशन बताने के लिए एट यूज किया। अब देखो इन ए बॉक्स, इन ए बॉक्स मतलब बड़ा सा बॉक्स है
उसके अंदर, अब उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी कि बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो चूंकि वहां लोकेशन से मतलब नहीं है, लोकेशन से मतलब रहता तो क्या रहता, एट का प्रयोग रहता। तो यहाँ है कि एक परिधि के अंदर होना। ऑन द कवर, कवर का मतलब इसमें क्या हमारा सेंस होता है, सतह के ऊपर, निश्चित रूप से एक सतह है उसके ऊपर, तो इसमें समझना बहुत इजी है। एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द रोड, अगेन आप देख रहे हो लोकेशन बता रहा है ये, मतलब रोड के अंत में, ये क्या बता रहा है, लोकेशन। तो लोकेशन बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में, जाहिर सी बात है पॉकेट के अंदर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन के अंदर, क्लियर है। ऑन द फ्लोर, अगेन मैंने कहा सरफेस का बोध होता है, फ्लोर सरफेस है, आप जानते हैं फ्लोर घर के अंदर जो जमीन होता है उसको बोलते हैं फ्लोर, और जब बाहर होता है तो उसको ग्राउंड बोलते हैं। तो फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। एट द इंट्रांस, एट द इंट्रांस का मतलब क्या हो गया, प्लेस का बोध करा रहा है, लोकेशन का बोध करा रहा है। कोई पूछेगा अरे तुम्हारा भाई कहाँ है, तो एट द इंट्रांस, इंट्रांस के पास है, तो जाहिर सी बात है उसके पास, लोकेशन बता रहा है। ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखें, जब लोकेशन बताना हो तो क्या बताते हैं, एट। इन माई वॉलेट, जाहिर सी बात है अंदर का बोध कराता है, वॉलेट मीन्स बटुआ, तो बटुआ के अंदर, अंदर की तरफ होता है। अब बटुआ के अंदर, अंदर में कहाँ है, लोकेशन नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है बटुआ के अंदर। ऑन द कारपेट, आप जानते हैं कारपेट बोलते हैं कालीन को, तो कालीन जो घर में बिछाते हैं, तो ऑन द कारपेट। अब इसमें अगेन एक सरफेस की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑन द कारपेट। एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स क्या होता है, जैसे इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस रोड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ से रोड आती है, जैसे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह होता है, तो वहां पे एट द क्रॉस रोड, जाहिर सी बात है लोकेशन बता रहा है। कोई आपसे पूछेगा अरे भाई कहाँ हो तुम, बोलेगा मैं एट द क्रॉस रोड हूँ। कोई पूछेगा आप कहाँ हो, मैं बोलते मैं चौक पे हूँ, तो चौक पे क्या बोलोगे, ऑन द चौक की एट द चौक, आप लोकेशन बता रहे हो ना, तो क्या बोलोगे, एट द चौक। तो जाहिर सी बात है जहां भी लोकेशन बता रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। क्रॉस रोड्स बोलते हैं जहां पे चारों तरफ से सड़कें रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स, और वो लोकेशन बता रहे हैं इसलिए एट का प्रयोग करते हैं। इन ए बिल्डिंग, इन ए बिल्डिंग का स्पष्ट मीनिंग हो गया बिल्डिंग के अंदर, तो इन ए बिल्डिंग का सीधा मतलब हो गया बिल्डिंग के अंदर। ये लोकेशन नहीं बता रहा, बिल्डिंग के अंदर कहाँ पे है ये लोकेशन नहीं बता रहा है, एक बड़ा सा जगह है उसके अंदर। ऑन द मेन्यू, आप देखो ऑन द मेन्यू की बात स्पष्ट समझ लो, मेन्यू एक कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड क्या होता है, जहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीजों का लिखा रहता है, चावल कैसे है, कितने रुपए का है प्लेट, मतलब सब चीजों का अलग अलग लिखा रहता है। तो ऑन द मेन्यू, इस कार्ड के सरफेस पे ये बात लिखा रहता है, पेपर के पेज के सरफेस पे लिखा रहता है, इसीलिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, ऑन। नाउ लेट्स सी एट द फ्रंट डेस्क, फ्रंट डेस्क मतलब क्या होता है, सामने वाले मेज पे। तो जब हम सामने वाले मेज की बात कर रहे हैं तो ये फिर से लोकेशन हो गया, कहाँ हो तुम, किसी से पूछोगे, फोन पे पूछ रहे हो कहाँ हो भाई, तो बोलता है एट द फ्रंट डेस्क है, वहां आ जाओ। तो जाहिर सी बात है अगेन यू आर टेलिंग अबाउट योर लोकेशन, सो वी विल हैव टू यूज एट। इन अ कार, अगेन देयर इज नथिंग इन अ कार, इसके बीच में होने का बोध करा रहा है, तो इसमें इन होगा। अब कार के अंदर कहाँ है, कोई लोकेशन की बात नहीं कर रहा है। ऑन अ पेज, अगेन पन्ना, पन्ना पर, एक तरह से सतह हो गया पन्ना एक, और इस पे कोई चीज होने का बोध करा रहा है, तो इसमें ऑन अ पेज हो जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो एट, इन, ऑन, ये तीनों जगह बताता है, लेकिन जगह बताने का तीनों का सेंस अलग है, और मैं समझता हूं आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। अब देखिए एट, इन, ऑन पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और सेंटेंस के रूप में लेते हैं, ताकि और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। ही इज एट माई होम, वो मेरे घर पर है। अगेन देखो लोकेशन बता रहे हो, कोई पूछ रहा है कहाँ है तुम्हारा भाई, ही इज एट माई होम। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे के पास खड़ा है, अगेन लोकेशन बता रहे हैं हम। ही इज सिटिंग एट द टेबल फॉर डिनर, वो खाने के लिए टेबल पर बैठा हुआ है, टेबल के पास बैठा हुआ है, लोकेशन है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, दुकान जो है गली के अंत में है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, एक लोकेशन का बोध हो रहा है।
व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, आप ऑफिस कब पहुंचेंगे? तो ऑफिस, जाहिर सी बात है, एक लोकेशन पे आप बुलाने की बात कर रहे हैं, पहुंचने की बात कर रहे हैं। सो अगेन दिस विल कॉल लोकेशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एट। डू यू वर्क इन एन ऑफिस, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या आप एक ऑफिस में काम करते हैं? यहाँ आपसे लोकेशन नहीं पूछ रहा है कोई, आप पूछ रहा है कि क्या आप एक ऑफिस में काम करते हैं। इट मीन्स क्या आप एक ऑफिस जैसे जगह पे उसके अंदर आप बैठते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप ऑफिस में काम करते हैं कि फैक्ट्री में काम करते हैं कि खेत में काम करते हैं। तो इट्स नॉट द नेम ऑफ द प्लेस, इट्स द नेचर ऑफ द वर्क एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज में आगे हम पढ़ाएंगे इसमें कि कोई भी चीज में आप परमानेंट वर्क में रहते हैं तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए मीटिंग इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया के अंदर आप हैं, इसलिए इसमें क्या आपने यूज किया? इन। डू यू लिव इन इंडिया, इंडिया भी अगेन एक बड़ा एरिया है और वहां पे उसके अंदर होने की बात आप कर रहे हैं, इसलिए क्या प्रयोग किया? इन। जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर एक छोटा सा कोई चीज है, तो इसलिए आपने बात क्या किया? जुपिटर की। माई नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक, कवर एक अगेन सरफेस की तरह है चीज है, तो उस पर कोई चीज आपका नाम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मीनू, मीनू क्या है? एक कार्ड है, एक सरफेस की तरह बोध कराता है और उस पर प्राइसेस नहीं है, तो इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया है, सरफेस का बोध करा रहा है, दैट्स व्हाई। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, आप देखो आप खड़े हो, आपका पैर है यहाँ और उसी पैर पे कोई पैर रख के खड़ा हो जाएगा, तो क्या हुआ? एक तरह से उसके लिए तो सरफेस का काम किया सॉरी, ठीक है, फ्लैट चीज के लिए एक सरफेस का काम किया, तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड ऑन। आप सबको ये सारे एग्जांपल्स लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम्स में इसे बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन आप एग्जांपल्स देखे रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देयर वाज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल, अगेन वॉल क्या है? एक सरफेस का बोध करा रहा है, इसलिए इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो हमने क्या प्रयोग किया? ऑन। मतलब वॉल पे नो स्मोकिंग चिन्ह लगा हुआ है था। ही वॉज एट द स्टेशन, एट द स्टेशन मतलब स्टेशन के पास, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एट का प्रयोग हो गया, लोकेशन हो गया, अगेन यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ था वो? तो ही वॉज एट द स्टेशन। अब कहोगे कि कहाँ था वो? तो दिल्ली में, तो दिल्ली क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है और उस बहुत बड़े एरिया में आप होने का बोध करा रहे हो, और एट क्या करता है? तुलनात्मक रूप से छोटे एरिया का बोध कराता है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? एट, इसलिए कहते हैं आई लिव इन दिल्ली कहते हैं, आई लिव एट डुमरा कहते हैं, आई लिव एट नेम ऑफ द विलेज कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग लेते हैं एट टाइम के सेंस में। अभी तक हमने इसमें क्या लिया था? प्लेस के सेंस में और उसका एग्जांपल लिया था। अब हम लोग लेते हैं टाइम के सेंस में, और टाइम के लिए हम जिस तरह से उसमें हमने देखा प्लेस के लिए इन, ऑन और एट का प्रयोग किया, अब हम देखते हैं टाइम के लिए एट भी प्रयोग करते हैं, इन भी करते हैं, बाई भी करते हैं, बिफोर भी करते हैं, आफ्टर भी करते हैं, ऑन भी करते हैं, टिल भी करते हैं, अनटिल भी करते हैं। तो इस सब का कैसे प्रयोग होता है, चलिए देखते हैं। इंडिकेटिंग टाइम, कैसे टाइम को इंडिकेट करता है, लेट्स सी। कभी भी कोई निश्चित समय हो, 5 बजे, 6 बजे, 6:30, 5:30, तो उससे पहले क्या लगेगा? एट टाइम। लेकिन इन द डेड ऑफ नाइट, सुनसान रात में, अब रात क्या है? रात एक पीरियड हो गया यहां से लेकर यहां, और इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लो किसी चीज के पीरियड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रयोग होगा? इन। इन द मीन टाइम एक फ्रेज है, इसी बीच। इन द मीन टाइम का मतलब इसी बीच, क्यों इन लगा? मतलब क्या? एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच, देख रहे हो? तो इन द मीन टाइम अगर इस तरह से बोध कराए तो इन का प्रयोग होगा, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम का बोध कराए तो एट 5 o'clock, एट 5:30, एट 6 o'clock, और इसके साथ एट 5 AM PM ऐसे भी लगा रह सकता है। एट नून, दोपहर में, ठीक है, तो नून के लिए हम लोग दोपहर में एट प्रयोग करते हैं, और जबकि इन द मॉर्निंग, द लगा करके इन द मॉर्निंग, सुबह में, ऑन
अच्छा ये पहले देख लेते हैं। अब देखो इन द मॉर्निंग क्यों कहा, एट नून क्यों किया, थोड़ा सा डिफरेंस समझो। एट नून एग्जैक्टली 12 बजे के टाइम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं एट नून, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट 12 ओ क्लॉक। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि क्यों एट लगाया इसमें। और इन द मॉर्निंग में इन क्यों लगाइए, देख लीजिए मॉर्निंग का पीरियड आप देखोगे तो अगर हम लेते हैं ऑन एन एवरेज तो 5 बजे से लेकर के 7 बजे का पीरियड हुआ। तो ये एक पीरियड हो गया ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और इस बीच के टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, इन द मॉर्निंग। अब देख लो, डेट जब भी बताएंगे तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द 5th ऑफ जून, ऑन 7th मार्च, ये याद करना पड़ेगा कि डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द 5th ऑफ जून, एग्जैक्ट डेट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन। यहाँ पे ऑन को समझने के लिए आप ध्यान रखो, थोड़ा सा याद करने का। यहाँ ऑन जो होता है को का बोध कराता है। जैसे 5 तारीख को, 10 तारीख को, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, को। इसे हिंदी के साथ आप याद करेंगे तो जरा याद हो जाएगा। जैसे 5 तारीख को, तो ऑन द 5th, ठीक है। और मई, सुबह में, ठीक है, तो मई के लिए क्या हो गया, इन, आप जानते ही हैं। और बजे के लिए क्या हो गया, तो एट लगाएंगे जहां जहां बजे आप कहते हैं, कहने का मौका मिलता है। एट नाइट, रात में। अब देख लो, अब कहोगे रात का भी तो एक पीरियड होता है, बिल्कुल इन द नाइट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, इन द नाइट। लेकिन जब एट नाइट क्यों कहा, एट नाइट कहने का मतलब यह हुआ कि दिन के किसी पार्ट का बोध कराना चाह रहा है। यहाँ एक पीरियड के नहीं, थ्रू आउट नाइट का बोध नहीं करा रहा है, पूरी रात की बोध नहीं करा रहा है। ये दिन का एक लोकेशन है। लोकेशन क्या है दिन का, मॉर्निंग लोकेशन है, दोपहर लोकेशन है, नून लोकेशन, ये इवनिंग लोकेशन है, और नाइट लोकेशन है। तो जब लोकेट करने के लिए किस पार्ट में तुम बात कर रहे हो, तो उसके लिए एट लगाया है। और नहीं तो पूरी रात में अगर कहते हो तो उसके लिए इन द नाइट लगता है। अब बाई 5 ओ क्लॉक, जब तक का बोध कराना हो तो हम क्या यूज करेंगे, बाई 5 ओ क्लॉक, मतलब 5 बजे तक, ये इसका मीनिंग हो तक। तो बाई 5 ओ क्लॉक, खास करके एक निश्चित समय तक जब डेडलाइन दिया जाता है कोई चीज को, जैसे मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, आई विल कम हियर बाई 5 ओ क्लॉक, आई विल डू इट, आई विल फिनिश माई वर्क बाई 5 ओ क्लॉक। तो इस तरह से बाई का प्रयोग करते हैं। टिल और अनटिल का प्रयोग भी इसी तरह से होता है, तक के सेंस में। तो जनरली तौर पे क्या होता है, जो परफेक्ट क्रिया होती है उसमें बाई का प्रयोग करते हैं, और टिल तक का किसी और टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसका भी स्पेसिफिकली अलग अलग टेंसेस भी होता है। टिल मतलब मैं जैसे 5 बजे तक, और अनटिल का भी मतलब 5 बजे तक होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अनटिल का मतलब होता है कि जब तक 5 नहीं बज जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। जैसे यू विल हैव टू स्टार्ट योर वर्क, सॉरी यू विल, आई विल स्टार्ट माई वर्क टिल 5 ओ क्लॉक। मतलब क्या, जस्ट जब 5 बजेगा मैं अपना काम शुरू, जनरली तौर पे टिल और अनटिल उसके जस्ट बाद का बोध कराता है। और बाई का हिंदी करने के लिए दोनों का तक होता है, और बाई बोध कराता है तक। इसका प्रयोग ज्यादातर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, और टिल और अनटिल का सिंपल प्रेजेंट टेंस और अन्य टेंसेस में होता है। तो ये याद रखना ये चीज, बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट। एट डॉन, डॉन क्या होता है, सुबह का जो प्रभात का टाइम होता है, जो जनरली भोर का टाइम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉन, सुबह का टाइम। तो एट डॉन दिन का पार्ट है वो। और बिफोर नून दोपहर से पहले, यहाँ पहले का मीनिंग दे रहा है तो टाइम ही, लेकिन अलग हिंदी ही होता है, बिफोर मतलब बिफोर नून। ऑन टाइम और इन टाइम, समय पर। देखो ऑन टाइम एक समय पर हुआ, मतलब जैसे मान लो कि 10 बजे कोई काम है, और काम शुरू नहीं हुआ है, मैं 10:05 पे पहुंचा हूँ, और काम मेरा छूटा नहीं, तो मैं क्या हूँ, मैं ऑन टाइम ही हूँ। लेकिन इन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, 10 बजे का मतलब शार्प एट 10 ओ क्लॉक। भले ही काम शुरू हुआ चाहे नहीं हुआ, उसका मतलब नहीं है। इन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, और ऑन टाइम मतलब समय पर, जिससे कि काम का नुकसान
नाउ लेट्स सी एट डस्क। डस्क बोलते हैं संध्या के समय को, गोधूली के टाइम को, ठीक है। गोधूली का टाइम क्या होता है? शाम का जो समय होता है, जिस समय खास करके जब कृष्ण भगवान गैया चराकर जब घर लौटते थे तो शाम के समय में गायों के पैर से जो धूल उड़ता था चलते वक्त, उस समय संध्या के समय जो लाइट पड़ती थी तो उस समय जो सूरज की लालिमा होती थी, ठीक है, और धूल में एक अलग सी छटा दिखती थी, तो उस समय को बोला जाता है डस्क, गोधूली, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोधूली का समय, मतलब संध्या का समय, एट डस्क। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द डे। ये सारे के सारे क्या करता है? पार्ट ऑफ द डे, यहां से लेकर आफ्टर इवनिंग, मतलब शाम के बाद। इन नो टाइम एक फ्रेज है, इन नो टाइम का मतलब होता है शीघ्र। अब या आप इसको ध्यान दीजिए, आपने समझो, इन नो टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मतलब क्या? शीघ्र। डू योर वर्क, आई कम इन नो टाइम, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, बस यूं गया यूं आया। एट टाइम्स ये फ्रेज है, आपको याद करना पड़ेगा। एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभी। महीना का नाम है तो जून, जून महीना का नाम है तो इन, आप याद रखो, जून में कहते हैं हम लोग, ठीक है। तारीख में को कहते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? ऑन। और इन मतलब जून में। अगेन एट ए टाइम मतलब होता है एक ही बार में, एक बार में, एक बार में, जैसे कहते हैं ना, एक बार में एक ही आदमी हो, कम एट ए टाइम। और ऐसा भी सुनने को होता है, एट ए टाइम मैं तुम्हें पैसा कहां से दूं, अभी कभी तुमने बोला, मैं कहां से पैसे दे दूं, ठीक है। तो एक बार में ही, या अभी अभी के सेंस में भी इसका यूज होता है। इन 2017, यहाँ भी मे का अर्थ आता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हिंदी के हिसाब से आ जाएगा। एट क्लोजिंग टाइम मतलब बंद होने के समय पर। मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, एक्टिविटीज से पहले एट लगता है, तो एट क्लोजिंग टाइम मतलब कि बंद होने के समय पर। ये मैंने चार्ट इसलिए बना कर दिया है ताकि कभी कोई डाउट हो प्रपोजिशन फिलअप करने में, तो आप एक बार इसको देखोगे, आपके मन में डाउट खत्म हो जाएगा। ऑन मंडे, सोमवार को, फिर से ध्यान दो, को वाले में क्या लेता है हमारा? ऑन, ऑन लेता है, और महीना वाले में भी ऑन लेता है, दिन वाले में भी ऑन लेता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय में। एट द सेम टाइम एक फ्रेज है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक उसी समय में। जैसे ही गेव मी मनी एट द सेम टाइम ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे पैसा दिया और उसी समय डांट भी दिया मुझे। एट वन टाइम, एक बार, देखो अंतर है, एट ए टाइम और एट वन टाइम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बार तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, एट वन टाइम आई फेल्ट दैट आई वुड डाई। तो एट वन टाइम एक बार, एक बार तो मुझे लगा कि अरे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के सेंस में हम एट वन टाइम यूज करते हैं, जबकि एट ए टाइम एक बार में, मतलब एक ही बार में कंटिन्यूअसली, लगातार के सेंस में एट ए टाइम यूज करते हैं। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है, आपको बहुत माइंडली ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन द इंड और एट द इंड। एक तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अरे इन द इंड होगा कि एट द इंड होगा, तो ये बात आप जान लो, दोनों होगा, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। अब इन द इंड में क्या मीनिंग देता है वो देख लेते हैं, और एट द इंड में क्या मीनिंग देता है वो देख लेते हैं। फाइनली, फाइनली का मतलब ये होता है अंतत्व गत्वा, अंतत्व गत्वा। अंतत्व गत्वा का मतलब क्या होता है? आखिरकार। आखिरकार का मतलब क्या होता है? अंत में,
ठीक है, या रिजल्ट के रूप में ऐसा समझो। देखिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा आपको। ही वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड एंड इन द एंड वी अचीव्ड आवर गोल। हमने कठिन मेहनत किया और आखिरकार हमने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आखिरकार ये यहाँ पे मीनिंग तुम्हें ये लग रहा होगा कि इस सब का परिणाम जो है दे रहा है। वी वर्कड हार्ड एंड इन द एंड वी अचीव्ड आवर गोल। इसमें ऐसा वी वर्कड हार्ड इन द एंड वी गॉट नथिंग। तो उतना मेहनत करने के बावजूद, उतना मेहनत करने के बाद, तो ये एक के बाद का अर्थ देता है और उसका परिणाम स्वरूप दर्शाने, परिणाम दर्शाने के लिए। अब एट द, चलिए एक और सेंटेंस ले लेते पहले। इन द एंड व्हाट रियली मैटर्स इज अ फ्रेंडशिप इज ट्रस्ट। कहता है आखिरकार जो सब दोस्ती में जो सबसे बड़ी चीज मैटर करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? विश्वास, ट्रस्ट। तो इन द एंड क्या कहता है? सबसे बढ़कर, सबसे बड़ी चीज, आखिरकार, कई तरह के मीनिंग देता है। सबसे बढ़कर, आखिरकार मैंने लिख ही दिया है, तो इस तरह के सेंस देता है। एट द एंड ऑफ द डे, आपको मैं फिर से याद दिलाऊं, एट क्या बताता है? लोकेशन। क्या बताता है? लोकेशन, जगह। ठीक है, पूरा दिन काम किया, मैं कहता हूं कि दिन के अंत में तो क्या हुआ? दिन का तो बहुत सारा लोकेशन है, मॉर्निंग में, सुबह में, दो मॉर्निंग में, दोपहर में, संध्या में, रात में। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी दिन के लोकेशन की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे, एट द एंड ऑफ माई लाइफ, ऑफ हिज लाइफ, ही हैड नो रिग्रेट्स। मतलब जीवन खत्म होने के बाद, जीवन के एक पॉइंट शुरू हुआ, उसमें खत्म होने के बाद ही हैड नो रिग्रेट्स, उसे कोई पछतावा नहीं था। तो एक कोई सिचुएशन थी, उसके अंतिम पॉइंट को दर्शा रहा है। अंतिम पॉइंट का मतलब क्या है? लोकेशन। पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है, शुरू में नहीं। मतलब क्या है? अगेन इट इज बीइंग टॉक्ड, लोकेशन इज बीइंग टॉक्ड, मतलब लोकेशन की बात की जा रही है। आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मैं प्रत्येक महीना के अंत में इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करता हूं। तो यहां भी देख लो, पोजीशन बता रहा है महीना के अंत को, और जबकि फाइनली एट द एंड करते हैं तो क्या है? सॉरी, इन द एंड करते हैं तो क्या? रिजल्ट बताता है। देयर इज ए ब्रिक बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। गली के लास्ट में एक क्या है? ब्रिक बिल्डिंग है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि क्या, एक लोकेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। नाउ लेट्स सी, एट का नया मीनिंग लेते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑफन इन अनफोकस्ड और अनकेयरिंग मैटर। देखो ये एट जो है डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, ठीक है, और हालांकि अनफोकस्ड और अनकेयरिंग होता है, मतलब कि बिना लक्ष्य किए हुए, प्रॉपर तरीके से, बिना प्रवाह किए हुए, लेकिन कई सेंस में एट का प्रयोग एकदम लक्ष्य के आधार पे भी किया जाता है। तो लेट्स सी, ही थ्रू द बॉल एट मी। ही थ्रू द बॉल एट मी, उसने मुझ पे बॉल फेंका। तो अब देखो यहाँ पे लक्ष्य किया, आदमी है कोई, यहां से फेंक दिया, दिशा है, ठीक है। कोई जरूरी कि एग्जैक्ट एकदम निशाना लगा के ही फेंका हो, ऐसे भी फेंक सकता है और लक्ष्य करके भी फेंक सकता है। तो यहाँ एक डायरेक्शन में फेंका, डायरेक्शन बताने के लिए क्या हो गया? एट। ही साउटेड एट मी, वह मुझ पे चिल्लाया, अगेन एट। क्यों? मेरे तरफ डायरेक्शन था उसका चिल्लाने का। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, वह मुझ पे घूर रहा था, उसका घूरने का डायरेक्शन किस पे था? मेरी तरफ था। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो मतलब तुम्हारे देखने का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? मेरी तरफ होना चाहिए। ही एम्ड एट द बर्ड, उसने चिड़िया पे निशाना लगाया, मतलब किधर, किस तरफ उसका निशाना था? निशाने का डायरेक्शन किधर था? चिड़िया पे था। ही फायर्ड हिज गन एट मी, उसने मुझ पर गोली चलाई, तो उसके बंदूक का डायरेक्शन किधर था? मेरी ओर था। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, एट का रेट दर्शाने के लिए, दर दर्शाने के लिए, कीमत दर्शाने के लिए, और एक अलग से हम ले लेंगे किसी का उम्र दर्शाना हो, तब भी हम एट से प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं।
So let's see examples. He was driving at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर. वह 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव कर रहा था. तो यहाँ एट क्या हो गया? गति बताने के लिए हो गया, रेट बताने के लिए हो गया. राइस इज सोल्ड एट ₹50 पर केजी. यहाँ पे प्राइस बताने के लिए एट हो गया. 50 रुपए पर केजी पर राइस बिकती है. एट पार, देखो एट पार क्या होता है? बराबरी पर. जैसे मान लो 10 रुपया में कोई चीज हम खरीदे, 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो एट पार हो गया, मतलब बराबरी का. पार मतलब क्या होता है? पार से पैरेलल बनता है, बराबरी का बनता है, समानांतर बनता है. एट प्रीमियम, कोई चीज 10 रुपया में खरीदा हुआ है और उसको 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एट प्रीमियम हो गया. और इस तरह से फिर बनता है एट डिस्काउंट. कोई चीज 10 रुपया खरीदे हुए और 5 रुपया में बेच दिए, तो क्या हो गया? एट डिस्काउंट. सी चार्जेज इंटरेस्ट रेट एट 10%. कोई भी चीज दर, यहाँ अगेन क्या आ गया? दर आ गया. वह 10% दर पर क्या करता है? चार्ज करता है, मतलब कोई भी चीज लगाता है, मूल्य लगाता है. इट केम इन रनिंग एट 110 किलोमीटर पर आवर. इट यहाँ ट्रेन वगैरह के लिए प्रयोग किया गया है. यह 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ते हुए आया. एट फुल स्पीड, फिर से यहाँ पे दर की बात की जा रही है. एट फुल स्पीड दर की बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया? एट रेट के लिए आ गया. एट एनी रेट बता ही रहा है, किसी भी दर पे, किसी भी मूल्य पे. और उम्र की बात करें तो 12. देखो देखो, ही लेफ्ट इज स्कूल एट 12. उसने 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया. तो यहाँ 12 एट लगा हुआ, इससे पहले तो एज दर्शा रहा है, कुछ और नहीं. आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है. अगर टाइम का बोध करा था तो ओ क्लॉक लगा रहा था, पीएम लगा रहा था, ऐसा कुछ लगा रहा था, एम लगा रहा था, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एज को ही दर्शा रहा है. ही लेफ्ट हिज स्कूल एट 12. उसने 12 बजे स्कूल को छोड़ दिया. एट सम एक्टिविटीज, कुछ क्रियाकलाप के लिए, कुछ खास क्रियाकलाप के लिए क्या करते हैं? हम एट का प्रयोग करते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं सम एक्टिविटीज, एट से संबंधित जब कोई क्रियाकलाप पर हो, तब उसके लिए हम पर कहते हैं. खास करके हिंदी में हम लोग क्या यूज करते हैं? पर. ठीक है. तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एट. चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियर करने के लिए. ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग. उसने मेरे एक्टिंग पर हंस दिया. तो ये मेरा क्रियाकलाप था और इस पर हंस दिया, तो इसलिए इसका क्या प्रयोग किया हमने? एट. आई एम गुड एट ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट. मैं एक पोर्ट्रेट की ड्राइंग करने में अच्छा हूं. तो गुड एट, बैड एट, इसको मैंने फ्रेज में भी दिया रखा है. तो ये किसी क्रियाकलाप में मैं क्या हूं? तो ड्राइंग क्या है? क्रियाकलाप हो गया, एक्टिविटीज हो गया, तो इसलिए हमने इसमें क्या यूज किया? एट. ही वॉज एनॉयड एट माई कमिंग लेट. यहाँ पर भी देखो, माई कमिंग लेट मेरी क्रियाकलाप है और इस पे एनॉयड है, तो इसके साथ एट लगा. याद रखना आप, एनॉयड के साथ विथ. आई एम एनॉयड विथ हिम, व्यक्ति का सीधा बोध कराया तो विद, और उसके क्रियाकलाप का बोध करा रहा है तो एट. याद फिर कर लीजिए, क्रियाकलाप मीन्स एट, क्रियाकलाप मीन्स एट. एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रियाकलाप के साथ. ही sang a song at my request. मेरे निवेदन पर. ये मेरी निवेदन करना एक क्रियाकलाप है मेरे लिए, तो इस पर है ना, वो मेरे कहने पर. एट माई रिक्वेस्ट, एट माई टेलिंग. ठीक है. तो पर कार देने के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा हमारे पास? एट. ही sang a song at my request. उसने मेरे निवेदन पे गाना गाया. एवरीबडी स्टूड अप एट माई अराइवल. मेरे पहुंचने पर सब लोग खड़ा हो गया. तो माई अराइवल एक क्रियाकलाप है, एक एक्शन का नाउन बना हुआ है अराइवल. अराइव मतलब पहुंचना होता है, और ये उससे बना हुआ नाउन है, तो वो एक्शन हो गया. तो एक एक्शन का नाम है, इसलिए इसके साथ क्या लगा? एट. मेरे पहुंचने पर सब लोग खड़े हो गए. ही वॉज मैड एट देयर कमेंट्स. उसके कमेंट पे वो पागल था, पागल हो गया था. तो जाहिर सी बात है, कमेंट करना एक क्रियाकलाप, एक्शन के नाम दिया हुआ है, और इसलिए इस पे क्या लगा है? एट. तो याद रखना, गुड, बैड, मैड, इस सब के साथ क्या लगता है? एट. चलिए हम लोग लेते हैं एट का यूज इन ए स्टेट ऑफ. स्टेट क्या होता है? स्थिति. स्थिति, दशा, दर्शाने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं. और कैसे इसका प्रयोग होता है? लेट्स सी.
एट सिक्सेज एंड सेवेंस, देखो ये फ्रेज है, कहावत है, अस्त व्यस्त। ठीक है, एट सिक्सेज एंड सेवेंस अस्त व्यस्त। एट लॉगर सेट, कट्टर दुश्मनी पर होना, कट्टर दुश्मनी होना। एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा कैसे गया है, लॉगर्स करके तब हेड दिया जाता है, तो वो आप देख लेना, लॉगर्स हेड नहीं होता है, लॉगर हेड्स होता है। और कई बार इस तरह के एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेज जब दिया जाता है तो मीनिंग्स पूछता ही पूछता है, और कॉमन ईयर्स में जब इससे आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके देता है, जैसे एट सिक्सेज एंड सेवन के कर देगा एट सेवन एंड सिक्सेज, ठीक है, या ऐसे कर देगा एट सिक्स एंड सेवन, तो भी गलत हो जाएगा। जैसे एट लॉगर्स हेड कर दे तो गलत हो जाएगा, ऐसा मैंने कई बार देखा एग्जाम्स में, जबकि क्या होना चाहिए, एट लॉगर हेड्स। एट द मर्सी ऑफ, के दया, की दया से, की दया से, या के भरोसे से, के भरोसे, कहते हैं ना बस भगवान भरोसे अपना जीवन चल रहा है। एट द मर्सी ऑफ गॉड, ठीक है, किसान का फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है, एट द मर्सी ऑफ वेदर। एट एनिमिटी विद, किसी के साथ दुश्मनी होना, दुश्मनी क्या है, एक स्थिति है, तो व्यक्ति का बोध होगा इसके बाद, ठीक है, प्लस ए पर्सन, ठीक है। तो एट इनमिटी विथ हिम, जैसे आई एम एट इनमिटी विथ हिम सो डोंट से मी टू गिव एनीथिंग टू हिम, मेरी उससे दुश्मनी है इसलिए मुझे कुछ उसे देने के लिए मत कहो, तो इस तरह का प्रयोग किया जाता है एट का। गुड एट, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, गुड एट, बैड एट, मैड एट, किसी सब्जेक्ट में किसी विषय में अच्छा हो तो गुड एट या बैड एट, खास करके क्रियाकलाप में जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसके लिए। हो गया गुड एट, बैड एट। एट हिज बेस्ट, एट हिज वर्स्ट, मतलब सबसे अच्छा और सबसे बुरा। एट माई बेस्ट आई कैन स्पीक फॉर 2 hours 3 hours, अधिक से अधिक मैं जो बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ वो मैं क्या है 2-3 घंटे बोल सकता हूँ। एट माई वर्स्ट इज दैट आई कांट सिंग, मेरी सबसे बुरी स्थिति कब होती है, जब मुझे गाना गाने के लिए कोई कहे तो आई कांट सिंग। वर्स्ट मतलब क्या होता है, बैड का सुपरलेटिव है क्या, ओस्ट। एट लीजर, लीजर मतलब होता है फुर्सत का समय, लीजर पीरियड आप स्कूल में पढ़ते हैं, लीजर पीरियड होता है, तो एट लीजर का मतलब हो गया फुर्सत का समय। तो व्हाट डू डू एट लीजर, मतलब जब आप खाली होते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या है, अगेन एक पोर्शन बता रहा है, एक पार्ट ऑफ योर लाइफ बता रहा है, एक वैसे स्थिति भी बता रहा है लीजर पीरियड में आप क्या करते हैं। एट वार, युद्ध में, युद्ध की स्थिति में होना, एट वार, टू कंट्रीज आर एट वार, मतलब दोनों स्थिति क्या स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। और इसका एक फिगरेटिव यूज भी है और फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे दो व्यक्ति में दुश्मनी चल रहा है तो उसमें भी कहते हैं अरे मोहन एंड सोहन आर एट वार, तो सेंस वही दिया लेकिन छोटे तौर पे हुआ। चलिए अब हम बताते हैं आम लाइफ में यूज होने वाली चीज, हाउ टू टेल एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, किसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, चलिए जानते हैं। ईमेल मी एट ibcnail@gmail.com, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे जीमेल, ibcnail@gmail.com, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एट। जब ईमेल किसी को बताना हो तो क्या यूज करेंगे, एट। हालांकि इसमें थोड़ा सा कई मीनिंग, कई सेंस में यूज किया जा सकता है, आप ये नहीं कहेंगे कि हमेशा एट यूज हो सकता है, जैसे थ्रू भी कई बार यूज हो सकता है, सेंड मी दिस मैसेज थ्रू ईमेल, ठीक है। और कुछ विशेष परिस्थिति में भाया भी हो सकता है, भी आई है, लेकिन ये भाया को अवॉइड करना चाहिए, इनफॉर्मल वे में है, ठीक है। और कुछ खास सेंस में विद का भी प्रयोग हो सकता है,
जब खास करके कोई चीज अटैच्ड होगा आपका, ये ध्यान रखिए। जैसे आई रिसीव्ड एन ईमेल विद सम पिक्चर्स इन इट, तो कोई भी चीज अटैच्ड उसके साथ है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। तो अलग अलग सेंस में यूज होता है, लेकिन मोटे तौर पे किसी को आपको बताना है, किसी को कहना है कि हमें हमारा एड्रेस है, इस पे भेजिए, तो पर के अर्थ में देंगे तो क्या हो जाएगा, एट। कॉल मी ऑन, जब भी आप किसी को नंबर बता रहे हो अपना, तो ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कॉल मी ऑन 9934658166, ठीक है। तो इस तरह से ऑन का प्रयोग करते हैं फोन नंबर से पहले। राइट मी टू, जब एड्रेस लिखना हो, एड्रेस बताना हो किसी को, तो आप टू, क्यों ऐसा टू यूज करते हैं, इसको याद में करवाया था मैं आपको। क्योंकि आप किसी को पत्र लिखते थे तो क्या करते हैं, लिखते हैं टू, जिसके पास भेज रहे हैं उसका एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ लिखते हैं ना, जैसे टू राम सिंह, नेम ऑफ द प्लेस एंड सो ऑन। तो टू मतलब क्या, को, टू का मतलब होता है को, तो राइट मी टू, तो के पास लिखने के लिए या को लिखने के लिए क्या करेंगे, ये। तो जब किसी को कह रहे हैं कि आप इस पते पे मुझे लिखो, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, टू। एट, देखो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बायोडाटा बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गांव बताने के लिए, लोकल स्थान बताने के लिए हम लोग लिखते हैं विलेज, लिखते हैं विलेज, नेम ऑफ द विलेज। जैसे विलेज लिख दिया रामपुर। तो यहाँ पे हम विलेज के जगह पे आप अक्सर देखोगे आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया एट रामपुर। तो ये लोकल स्थान दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, ये सब बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ड्रॉप मी एट, किसी को कहीं पे पहुंचा देने के लिए बात करते हैं, तो ड्रॉप मी एट शंकर चौक, कृपया मुझे शंकर चौक पे छोड़ दीजिए। तो ये सब आम लाइफ से के लिए यूजफुल है, आप इसे याद कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एट का और इन में एक और डिफरेंस देखते हैं। एट और इन में एक और डिफरेंस देखते हैं। एट, जहां टेम्परेरी आप कहीं ऑक्यूपाइड है, अगर आप टेम्परेरी ऑक्यूपाइड है तो एट का प्रयोग करते हैं, और जब परमानेंट ऑक्यूपाइड है तो आप इन का यूज करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑक्यूपाइड क्या होता है, मतलब काम में लगे होना, बिजी होना, काम में लगा होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्परेरी ऑक्यूपाइड और परमानेंट ऑक्यूपाइड समझिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। ही इज एट वर्क, वह काम में है, काम पर है, मतलब अभी काम पर है, टाइम खत्म हो जाएगा, काम छोड़ के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वह काम पर है, किसको तो करे कहाँ है, वो काम पर है, काम पे लगा हुआ है। तो में लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है, कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा उसका पोजीशन, तो ये क्या होगा, टेम्परेरी ऑक्यूपाइड हुआ। ही इज एट प्ले, कहाँ है सीमा, सीमा इज एट प्ले, वो सीमा खेल रही है, मतलब सीमा इज एट प्ले मतलब क्या होगा, सीमा इज प्लेइंग। ही इज एट वर्क मतलब ही इज वर्किंग, तो ही इज वर्किंग मतलब राइट नाउ, सब में लगा हुआ क्या मीनिंग सेंस दे रहा है, राइट नाउ। तो एट प्रेजेंट मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है, अभी अभी अस्थायी काम है, अभी कर रहा है, बाद में चेंज हो जाएगा। ही इज इन आर्मी, लेकिन आर्मी की बात करें तो एक ये लंबे समय तक चलने वाली ये पेशा का नाम हो गया, तो ही इज इन आर्मी ये टेम्परेरी वर्क नहीं है, ये लंबे समय का वर्क है, तो ये पूरी प्रोफेशन का नाम दे दिया, तो क्या हो गया, इन का प्रयोग हो गया। ही इज इन, शी इज इन पॉलिटिक्स, ये भी एक प्रोफेशन का नाम हो गया, इसलिए इन हो गया। ही इज एट मीटिंग मतलब क्या, अभी मीटिंग में है। अगेन देखो, एक और सेंस लगाओ, कहाँ है, लोकेशन, एट वर्क, एट प्ले, एट मीटिंग, तो उसकी लोकेशन, उसकी उपस्थिति कहाँ है, एट मीटिंग। तो एक गौर से देखोगे तो क्या दर्शा रहा है, लोकेशन दर्शा रहा है उस व्यक्ति की, राइट नाउ। लेकिन पॉलिटिक्स में है, आर्मी में है, तो ये क्या दर्शा रहा है, पेशा को दर्शा रहा है। हाँ, आप कहोगे कि क्या मीटिंग के साथ हमेशा एट लगेगा, नहीं, इन भी लगता है। चलिए देखते हैं। और ही इज इन द मीटिंग, अब देखो वह
मीटिंग में है का मतलब क्या हुआ? ही इज एट मीटिंग का मतलब क्या हुआ? ही इज एट मीटिंग में सेंस ये आता है कि वह कहाँ है व्यक्ति, ठीक है? तो वह एट मीटिंग मतलब उस व्यक्ति का लोकेशन कहाँ है, तो उस व्यक्ति का लोकेशन क्या है कि वो मीटिंग में है, मीटिंग में लगा हुआ है इस सेंस में। और ही इज इन द मीटिंग का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति मीटिंग का एक हिस्सा है, ही इज द पार्ट ऑफ मीटिंग। अब कहोगे ऐसा क्यों? आप जानते हैं इनका प्रयोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज है उसमें है, तो कहने का सेंस अंतर बहुत हो गया। ही इज इन द मीटिंग मतलब ही इज द पार्ट ऑफ द मीटिंग, और ही इज एट द मीटिंग इसका मतलब हो गया ही इज एट द प्लेस वेयर द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। someone is asking me location of that person, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ ही इज एट मीटिंग, और जबकि मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है, तो ही इज इन द मीटिंग मतलब ही इज इन्वॉल्व इन द मीटिंग, ही इज इन बिटवीन द मीटिंग, ही इज इन द पार्ट ऑफ द मीटिंग। तो इसको समझिए। आपको मैं बता दूं एक चीज कि प्रपोजिशन भाषा का हार्ट होता है, दिल होता है, और आप जानते हैं कि दिल को समझना इतना आसान नहीं होता है, इसको फील किया जा सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसको शब्दों में समझाना बहुत इजी नहीं होता है, बट आप इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यू कैन फील इट। सो ट्राई टू फील इट, एंड wheresoever you see many examples you must try to sense the difference। चलिए अब हम लोग लेते हैं सम अदर फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस तो उससे अंदर आ गया है, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया सम अदर फ्रेजेस। इससे बहुत सारे फ्रेजेस आते हैं। लेट्स सी। एट ऑल मतलब बिल्कुल, ये नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। एट ऑल मतलब क्या होता है? बिल्कुल। आई डोंट नो हिम एट ऑल, ठीक है, और ये नेगेटिव में ही यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। द मूवी इज नॉट गुड एट ऑल, मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एट ऑल का ही नॉट एट ऑल का एज अ फ्रेज भी यूज किया जाता है। देखिए पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई डोंट लाइक लीवर एट ऑल, मुझे लीवर बिल्कुल पसंद नहीं है। ही हैज नो डिजायर टू विजिट हिज पेरेंट्स ऑन वेकेशन एट ऑल, उसे छुट्टियों में माता पिता के पास जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। देखो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बोलचाल में अपने आप में एक पूरा सेंटेंस के रूप में भी इसका यूज होता है। तो लेट्स सी, थैंक यू फॉर योर हेल्प, किसी ने आपका काम कर दिया, आप उसको बोलते हैं थैंक यू फॉर योर हेल्प। अरे नॉट नॉट एट ऑल, अरे बिल्कुल नहीं है, ऐसी क्या बात बोलते हो? तो सीधा एक पूरा सेंटेंस के रूप में भी इसका यूज करते हैं, नॉट एट ऑल। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कोई आपका काम कर दिया, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, अरे जैसे बोलते हैं मेंशन नॉट बोलते हैं, सॉरी ये बोलते हैं ना वेलकम, तो वेलकम के बजाय आप क्या बोल सकते हैं? नॉट एट ऑल, अरे नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, नॉट एट ऑल, आपके सलाह देने के लिए धन्यवाद, अरे नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, इसकी क्या जरूरत है। एट फर्स्ट, देखो एट फर्स्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है? आपको ये कंफ्यूज कैसे कर सकता है? एट फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्टली, ये तीन चीजें हैं, और ये तीनों में कंफ्यूजन ना हो ये जानना जरूरी है। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू शुरू में, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सर्वप्रथम, एंड फर्स्टली का मतलब होता है क्रम बताने में, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। एक बात तो ये हुआ, दूसरा बात ये हुआ, तीसरा बात ये हुआ। देखो तीनों में बहुत व्यापक अर्थ है। और समझिए हमारा मेन पढ़ना क्या है? एट फर्स्ट। एट फर्स्ट शुरू शुरू में तो मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आता था, तो एट फर्स्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है? इसका एक और मीनिंग में होता है, देखिए पहले इसका एग्जांपल लिखते हैं। एट फर्स्ट आई डिडंट एंजॉय लिविंग इन न्यूयॉर्क,
शुरू शुरू में तो मुझे न्यूयॉर्क में रहने में मजा ही नहीं आता था, तो यहाँ क्या हो गया शुरू शुरू में, एट फर्स्ट मैरी एन डिडंट नो एनीवन इन टाइम, शुरू शुरू में तो मैरी एन किसी को जानती ही नहीं थी शहर में, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग एट फर्स्ट का शुरू शुरू के अर्थ में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, ओके। My dear friends, you have committed many mistakes. Firstly, you didn't come on time. Secondly, you are not sitting properly. Thirdly, you are not paying attention to what I am telling you. तो आपको तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोग को मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ, अगर लगे कि उसको लिखने की जरूरत है तो वीडियो को अगेन प्ले करके उसको लिख लिया करो, बहुत हेल्प मिलेगा। और ये प्रीपोजिशन अकेला ऐड से ही आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। सो कीप एंजॉयिंग। एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट ही वॉज एबल टू रिलैक्स एंड हैव अ गुड डिनर विथ हिज फ्रेंड्स। अंत में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा था, सब बिगड़ गया था, उसके अंत में ही वॉज एबल टू रिलैक्स, अंत में वो आराम कर पाया और अपने दोस्तों के साथ रात का भोजन कर पाया। ही वॉज वेरी ग्लैड इट वॉज ओवर एट लास्ट, उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो अंततोगत्वा ये खत्म हुआ, ठीक है। तो एट लास्ट का सेंस क्या लेता है, अंतत्वगत्वा, परिणाम मतलब किसी भी चीज के अगेन इन द लास्ट मोमेंट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट बेस्ट आपने पढ़ा था अधिक से अधिक के सेंस में, और एट लीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम। एट लीस्ट द टीचर गेव यू सम हेल्प विथ योर होमवर्क, कम से कम शिक्षक ने तुम्हें कुछ मदद तो किया होमवर्क में। एट लीस्ट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट आवर फ्रेंड्स व्हाइल वी वर देयर, कम से कम हम लोगों को अपने दोस्तों के पास मिलने जाने का तो मौका था जब हम वहां थे, ठीक है। कम से कम तुम मुझसे पूछ लिए रहते, इस तरह के बहुत सारे यूज करते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए एट का कुछ और फ्रेजेस ले लेते हैं। एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट का मतलब होता है कि बस कोई भी चीज बिगड़ने ही वाला था, अंतिम क्षण में। वी वर एबल टू बुक ए फ्लाइट टू न्यूयॉर्क एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में हम न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट बुक कर पाए। मतलब क्या, अगर उस समय नहीं पहुंचते तो फ्लाइट के हमारी बुक हो ही नहीं पाती। अनफॉर्चुनेटली माई सन टेंड्स टू डू थिंग्स एट द लास्ट मिनट, दुर्भाग्यवश मेरा बेटा जो है सब कुछ अंतिम क्षण में ही करने की प्रवृत्ति रखता है, नहीं पढ़ेगा, जब परीक्षा आ जाएगी तो पढ़ेगा। तो एट द लास्ट मिनट मतलब क्या, अंतिम क्षण में, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फेल ही होना है, मतलब उसके बाद कोई काम बिगड़ने ही वाला है। तो उस सेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एट द लास्ट मिनट। एट द आउटसाइड, देखो एट द आउटसाइड आई बी फिनिश्ड विद दिस रिपोर्ट इन 2 days। अब एट द आउटसाइड का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मैं इस रिपोर्ट को 2 दिन में पूरा कर दूंगा। आई वुड से इट विल कॉस्ट यू $400 एट द आउटसाइड, मतलब अधिक से अधिक यह आपको $400 का पड़ेगा, $400 इसकी कीमत लगेगी। एट सी, देखो एट सी का 2 मीनिंग होता है, एक तो सी मतलब समुद्र, समुद्र में होने के सेंस में, मतलब आपका लोकेशन कहाँ है, समुद्र में, आप कहाँ है तो समुद्र में, मतलब समुद्र में जाहिर सी बात है जहाज पे होंगे, तो जहाज पे होने के लिए भी एट सी का यूज किया जाता है। और दूसरा एक फ्रेज है, और वो मैं लिख देता हूं, टू बी एट सी इन समथिंग, किसी भी चीज में एट सी होने का मतलब है उसमें कमजोर होना। तो पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, ही वॉज एट सी फॉर 15 months, वो 15 महीनों तक समुद्र में था। समुद्र में था मतलब क्या, जहाज पे था, पानी में जहाज थी और जहाज पे वो था। जैक एंड आई वर एट सी एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब देखो यहाँ एट सी एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे जैक और आई हम लोग बहुत कमजोर थे, कंफ्यूज थे, नहीं आता था कुछ, हम लोग परेशान थे, कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें।
और एक इससे बेटर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ही इज एट सी इन मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स में क्या है, कमजोर है। ही इज एट सी इन मैथमेटिक्स, तो कमजोर होने के लिए आप यूज कर सकते हो गुड एट, अच्छा होना, और एट सी इन याद रखना है, सी इन लगता है तो कमजोर होना। आई होप कि दोनों मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसका, फ्रेज का। एट हाफ मास्ट, देखो मास्ट जनरली यूज किया जाता है जहाज वगैरह में जो ऊपर इस तरह से उठा खड़ा रहता है, उसको इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एट हाफ मास्ट इज स्पेशली यूज्ड विथ फ्लैग्स टू इंडिकेट मॉर्निंग। आप अक्सर सुनते हैं कोई नेता मर जाता है या देश के साथ कुछ बुरा होता है तो कहते हैं हमारे देश की झंडा को आधा झुका दिया गया है। तो आधा झुका दिया गया है, तो इसके सेंस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मास्ट, हाफ मास्ट। ये फ्रेज है, यू मस्ट रिमेंबर, एट हाफ मास्ट। लेट्स सी द सेंटेंस। द फ्लैग इज एट हाफ मास्ट टुडे, आई वंडर व्हाट हैपेंड। आज झंडा आधा झुका हुआ है, मुझे ताज्जुब है कि क्या बुरा हुआ, भाई कुछ बुरा हुआ होगा। इफ यू सी ए फ्लैग हाफ मास्ट एट हाफ मास्ट, यू नो समवन इज सैड। अगर आप किसी के मतलब झंडे को आधा झुका हुआ देख रहे हो, इसका मतलब है कोई ना कोई उदास है, मतलब क्या, कुछ बुरा हुआ है। तो एट हाफ मास्ट एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, यू मस्ट रिमेंबर इट। एट लूज इंस, एट द लूज, एट लूज इंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त। एट सिक्सेज एंड सेवेंस का साइन हो सकता है। चलिए देखते हैं। ऑल द रिकॉर्ड्स आर एट लूज इंस, सभी जो रिकॉर्ड्स है वो सभी अस्त व्यस्त है। वी नीड टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, हमें इस सबको संगठित करके रखने की जरूरत है। एम अफ्रेड एम एट लूज इंस लेटली, मुझे डर है कि मैं आज अस्त व्यस्त हूँ। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो एट लूज इंस मतलब एक और यहाँ पे सेंस देता है, परेशान। अच्छा, एक और परेशान तो देता ही है मीनिंग, दूसरा मीनिंग एक और देता है, क्या होता है, कंफ्यूज्ड। परेशान के सेंस में कह सकते हैं कंफ्यूज्ड। आई एम एट लूज इंस लेटली, मतलब मैं अभी हाल ही में कंफ्यूज्ड हूँ कि आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। एट दिस स्टेज बड़ा कॉमन है, एट दिस स्टेज मतलब इस स्थिति में, इस उम्र में, इस दशा में। इस सेंस में स्टेज मतलब होता है स्थिति, उम्र, दशा। एट दिस स्टेज द मेटल इज हीटेड टू 200 डिग्री सेल्सियस। इस स्थिति में धातु को 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। चिल्ड्रन बिगिन टू ट्राई टू डू टास्क ऑन देयर ओन एट दिस स्टेज। इस उम्र में बच्चे अपना होमवर्क खुद से करना, अपना टास्क खुद से करने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज यू मस्ट नॉट ड्रिंक, तुम्हें इस स्थिति में शराब नहीं पीना चाहिए। तो बहुत आसान है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए एट का कुछ और ले लेते हैं फ्रेज। एट और इन ए कॉर्नर, कैंटर, सॉरी, इसमें एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट ए कैंटर या इन ए कैंटर, मतलब होता है आसानी से, एकदम। इसीलिए एक और फ्रेज यूज करते हैं, इन ए वॉक। इंडिया स्कोर्ड 200 रन्स इन ए वॉक। एग्जाम्पल देते हैं, ही ओन एट ए कैंटर, उसने वो आसानी से जीत लिया। एट अ ग्लांस, एक नजर में, एक झलक में, ठीक है। एट ए ग्लांस इट सीम्स दैट ही इज अ नाइस गाय, बट इन रियलिटी ही इज नॉट। जस्ट एट ए ग्लांस मतलब क्या, सरसरी निगाह से, जस्ट ऊपर से देखो, मतलब बहुत गहन नजर से नहीं देखना। तो क्या होता है एट ए ग्लांस, मतलब अगर सरसरी निगाह से देखो, जस्ट ऊपर से देखो तो लगता है वो लड़का बड़ा अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा है नहीं। एट ए लॉस या एट ए स्टैंड, देखो एट ए लॉस का दो मीनिंग होता है, एक तो नुकसान में होना,
जो एकदम शाब्दिक अर्थ देता है। और दूसरा किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। ये क्या होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना? मतलब हक्का बक्का होना, मतलब समझ में नहीं आना, व्हाट टू डू। क्या मीनिंग देता है? डोंट नो, व्हाट टू डू। अब तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, अब तुम्हें आगे सूझ ही नहीं रहा है क्या करे, तुम परेशान हो, तो यू आर एट ए लॉस, हक्का बक्का रह जाते हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो आते हो, तुम्हें समझ नहीं आती है क्या करे नहीं करे। और एट ए स्टैंड का मतलब क्या होता है? केवल हक्का बक्का रहना वाला, ये मीनिंग देता है। लेट्स सी एग्जांपल। वी सोल्ड दोज ओल्ड कंप्यूटर्स एट ए लॉस। हमने उन कंप्यूटरों को नुकसान में बेच दिया, तो एक तो नुकसान में होना हो गया। आई एम एट ए लॉस हाउ टू प्रोसीड। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हक्का बक्का हूं, परेशान हूं कि कैसे आगे बढ़े। शी वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। यहाँ एट ए लॉस के जगह पे दोनों में एट ए स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। व्हेन शी सॉ ए नंबर ऑफ पीपल एट हर होम। जब वह अपने घर पे बहुत सारे लोगों को देखी तो वो हक्का बक्का रह गई, बहुत चक्का रह गई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे, क्या कारण है क्या वजह है। एट या इन ए पिंच का मतलब होता है इन ए अर्जेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो नहीं कहते हैं, जैसे हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि देखो वैसे तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर वैसी स्थिति आ जाएगी तो मैं कहीं से व्यवस्था करूंगा। तो जो हम लोग एकदम बोलते हैं अगर वैसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर वैसी स्थिति होगी तो, अगर वैसी स्थिति होगी का मतलब क्या हुआ? मतलब विकट परिस्थिति आ जाएगी, मतलब विकट परिस्थिति में। कहते भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर विकट परिस्थिति आ गई तो कहना, कुछ उपाय करूंगा। तो आई प्रोवाइड यू मनी एट ए पिंच, मतलब विकट स्थिति में मैं तुम्हें पैसे व्यवस्था करूंगा, आई विल प्रोवाइड यू। तो आई होप कि एट ए पिंच या इन ए पिंच आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और ले लेते हैं। एट ए स्ट्रेच। देखो एट ए स्ट्रेच मतलब होता है एक बार में, एट ए टाइम एक बार में, मैंने पीछे भी पढ़ाया है। मतलब क्या? लगातार। आई कैन स्पीक 2 hours एट ए स्ट्रेच। मैं एक ही बार में 2 घंटा बोल सकता हूँ। ही वर्क फॉर 15 hours एट ए स्ट्रेच। उसने लगातार या एक ही बार में क्या किया? 15 घंटे तक काम करता रहा। तो एक ही बार में या कंटिन्यूअसली या एट ए टाइम या लगातार का मीनिंग देता है। एट ए वेंचर। देखो वेंचर मतलब क्या होता है? साहसिक काम करना, जोखिम भरा काम करना, व्यवसाय करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेज है क्या? एट ए वेंचर, जिसका मतलब होता है एट ए रैंडम। एट ए रैंडम मतलब बिना किसी क्रम के, यूं ही। ए सर्टेन मैन ड्रू ए बो एट ए वेंचर एंड स्मोट द किंग। अब देखो आप ए सर्टेन के बारे में जानते हैं कि ए सर्टेन और सर्टेन, सर्टेन का प्रयोग करते हैं कब? जब उसके बाद प्लूरल रहता है तो। और ए सर्टेन के बाद क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो कहता है कि ए सर्टेन मैन ड्रू, ड्रू मतलब निकाला, खींचा। एक खास आदमी ने क्या किया? बो, बो मीन्स धनुष। उसने बो खींचा और क्या किया? एंड स्मोट द किंग, और किंग को मार दिया। स्माइट का सेकंड फॉर्म होता है स्मोट, मतलब मार देना, काट देना, इस तरह का सेंस देता है। एट ए पुश विथ सम डिफिकल्टी बाय मेकिंग ए स्पेशल एफर्ट। बमुश्किल, इसके लिए एक हिंदी में वर्ड बड़ा अच्छा होता है, बमुश्किल। बमुश्किल मतलब बड़ी मशक्कत करने के बाद, बहुत कहते हैं ना खींच तान के। अब कोई, मैंने किसी से पैसा मांगा, मैंने कहा कि पैसा दो, बड़ा इसे लिया उससे लिया, सब खींच तान करके हम पैसा 1 लाख पूरा कर पाए। तो ये खींच तान के मतलब क्या हो गया? बहुत जोर लगाया, बहुत मशक्कत किया, बहुत कोशिश किया उसके बाद। तो एट ए पुश, पुश मतलब वैसे भी धक्का देना होता है, बहुत धक्का दिया तब, मतलब विद सम डिफिकल्टी और बाय मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट। वी कैन फिट 5 people इन द कार 6 एट ए पुश। कहते हैं इस कार में 5 लोग फिट बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोशिश करोगे तो 6 बैठा लो, छठा भी बैठ सकता है, बट खींचतान करके। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एट ए रन। देखो एट ए रन मतलब होता है एट ए फास्ट स्पीड, रनिंग, दौड़ते हुए।
द डॉग वॉज कमिंग टुवर्ड्स अस एट ए रन, कुत्ता हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। तो एट ए रन का मतलब क्या हो गया, दौड़ते हुए। तो द डॉग वॉज कमिंग टुवर्ड्स अस एट ए रन। तो आई होप कि ये सब आपका क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, इस सबको आप कंप्लीट कर लें।